आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख एन एंटी एआई मूवमेंट इज कमिंग, विच पार्टी विल लीड इट। इसमें लेखक ये साफ कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर दुनिया, खासकर अमेरिका, एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां जल्द ही एक मजबूत एंटी एआई आंदोलन उभर सकता है। लेख की शुरुआत ही इस चेतावनी से होती है कि हम सब मिलकर अनजाने में एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जो इंसानी समाज के लिए खतरनाक हो सकता है। और हैरानी की बात यह है कि इस डर पर लेखक की सहमति एक दक्षिणपंथी, कट्टरपंथी विचारक मैट वॉल्श से भी हो सकती है। लेख बताता है कि एआई के कुछ फायदे हैं, खासकर मेडिकल फील्ड में, लेकिन नुकसान की सूची कहीं लंबी है। शिक्षा में नकल, कला और रचनात्मक कामों की तबाही, नौकरियों का खतरा, फेक वीडियो से सच झूठ की गड़बड़, पर्यावरण पर बोझ, बिजली की खपत, मानसिक स्वास्थ्य पर असर, यहाँ तक कि आत्महत्या को बढ़ावा देने वाले चैटबॉट्स और व्यापक निगरानी तंत्र। लेखक व्यंग के साथ पूछता है, इन सब के बदले हमें क्या मिला? चैट जीपीटी में शॉपिंग फीचर और कस्टम पॉन्ड। लेख का केंद्रीय तर्क यह है कि एआई कोई साधारण तकनीकी खोज नहीं, बल्कि परमाणु बम जैसी शक्ति है, जिसके खतरों को इसके निर्माता भी शुरू से समझते थे। लेकिन बाजार और सत्ता की दौड़ में सब कुछ पीछे छोड़ दिया गया। ओपन एआई के प्रमुख सैम ऑल्टमैन का उदाहरण देते हुए लेख दिखाता है कि कैसे एक समय वो सख्त नियंत्रण की बात करते थे और अब वही कंपनियां अरबों डॉलर के निवेश और राजनीति से गठजोड़ कर चुकी हैं। ट्रंप द्वारा राज्य स्तर के एआई नियमों को कमजोर करने की कोशिश इसका ताजा उदाहरण है। लेख बताता है कि अमेरिका में एआई को लेकर राजनीतिक दलों के भीतर भी गहरी दरार है। कुछ नेता जैसे डिसेंटिस और बर्नी सैंडर्स एआई पर रोक और सख्त नियम चाहते हैं, जबकि कई डेमोक्रेट नेता निवेश, विकास और भविष्य की दौड़ के नाम पर एआई को खुली छूट दे रहे हैं। लेकिन जनता का मूड अलग है। सर्वे बताते हैं कि ज्यादातर अमेरिकी एआई से डरते हैं, नौकरी, पर्यावरण और समाज पर इसके असर को लेकर चिंतित हैं, और 70% से ज्यादा लोग इसे मानवता के लिए खतरा मानते हैं। लेख अंत में बड़ा सवाल उठाता है, 2026 के चुनावों की ओर बढ़ते अमेरिका में कौन सा राजनीतिक दल उन आम लोगों की आवाज बनेगा जो एआई के अतिक्रमण से परेशान हैं और उस पर लगाम चाहते हैं? और क्या जनता की ये नाराजगी वाकई मायने रखती है, या फिर अरबों डॉलर की ताकत लोकतंत्र से भी ज्यादा भारी साबित होगी? कुल मिलाकर लेख ये चेतावनी देता है कि एआई सिर्फ तकनीक का मुद्दा नहीं रह गया है, ये अब लोकतंत्र, रोजगार, संस्कृति और इंसानी भविष्य का सवाल बन चुका है। लेट्स माइक। आज का अखबार। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय द गार्डन व्यू ऑन एंटीबायोटिक्स, रीसेंट ब्रेकथ्रूज आर ग्रेट न्यूज, बट ह्यूमैनिटी इज लूजिंग द बिगर रेस। इसमें अखबार एक बेहद अहम चेतावनी देता है कि भले ही हाल में कुछ एंटीबायोटिक्स को मंजूरी मिलना राहत की खबर है, लेकिन कुल मिलाकर इंसान बैक्टीरिया के साथ चल रही बड़ी जंग हारता जा रहा है। लेख याद दिलाता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व प्रमुख डॉक्टर मार्गरेट चान बरसों पहले कह चुकी थी कि आसान एंटीबायोटिक्स की खोज का दौर खत्म हो चुका है। अब नए असरदार एंटीबायोटिक्स बनाना बेहद मुश्किल, महंगा और दवा कंपनियों के लिए घाटे का सौदा बन चुका है। यही वजह है कि 2017 से अब तक सिर्फ 16 नई एंटीबायोटिक्स को मंजूरी मिल पाई है, और वो भी ज्यादातर पुरानी दवाओं के ही सुधरे हुए रूप हैं, जिन पर जल्दी ही बैक्टीरिया फिर से जीत हासिल कर लेगा। संपादकीय कहता है, इस अंधेरे माहौल में गोनोरेलिया के लिए 2 नई दवाओं को अमेरिका में मंजूरी मिलना उम्मीद की किरण है, खासकर जोलीफ्लोडेसिन नाम की दवा, जो एक बिल्कुल अलग तरह से बैक्टीरिया पर हमला करती है। ये इस बात का सबूत है कि अगर सरकारें और गैर लाभकारी संस्थाएं दवा कंपनियों को सही तरीके से मदद और गारंटी दें,
जैसे ब्रिटेन की सब्सक्रिप्शन मॉडल योजना, तो नई दवाओं का रास्ता खुल सकता है। लेकिन अखबार साफ कहता है कि सिर्फ नई दवाएं बनाना ही काफी नहीं है। हर नई एंटीबायोटिक पर भी देर सबेर बैक्टीरिया जीत हासिल कर लेता है। इसलिए इन दवाओं का बहुत सोच समझकर सीमित और नियंत्रित इस्तेमाल जरूरी है, वरना हम अपनी आखिरी हथियार भी जल्दी खो देंगे, खासकर गरीब देशों में जहां जांच और निगरानी की व्यवस्था कमजोर है। अखबार का निष्कर्ष बेहद गंभीर है। 20वीं सदी की दवाओं की सुनहरी क्रांति अब इतिहास बन चुकी है। अब इंसान को सिर्फ उसी जगह टिके रहने के लिए भी बहुत तेज दौड़ना पड़ेगा। अगर दुनिया ने एंटीबायोटिक्स को विकसित करने, बेचने और इस्तेमाल करने का तरीका नहीं बदला, तो वो दिन दूर नहीं जब साधारण संक्रमण भी जानलेवा बन जाएंगे। संदेश सीधा है, नई खोजों पर जश्न मनाइए, लेकिन असली लड़ाई अभी बहुत पीछे छूट रही है और उसे जीतने के लिए पूरी दुनिया को मिलकर अपनी आदतें बदलनी होंगी। अल जजीरा में प्रकाशित लेख हैव रशियन क्लेम्स ऑफ यूक्रेन अटैक ऑन पुतिन होम एंडेड होप्स फॉर पीस, यानी क्या पुतिन के घर पर हमले के रूसी आरोपों ने शांति की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है? ये लेख असल में ये समझाने की कोशिश करता है कि रूस द्वारा लगाए गए इस नए आरोप का मकसद शांति नहीं, बल्कि युद्ध की दिशा को अपने पक्ष में मोड़ना है। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने पुतिन के निजी आवास पर ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन इसे पूरी तरह झूठ और मनगढ़ंत कहानी बता रहा है। और इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप शांति समझौते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेख का मुख्य संदेश ये है, ये घटना जितनी सैन्य है उससे ज्यादा राजनीतिक है और इसका इस्तेमाल रूस बातचीत को कठोर बनाने के लिए कर रहा है। अल जजीरा के मुताबिक रूस इस कथित हमले को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, बातचीत में सख्ती लाने के लिए, यूक्रेन को शांति बिगाड़ने वाला दिखाने के लिए और आने वाले सैन्य हमलों के लिए नैतिक बहाना तैयार करने के लिए। रूस साफ कह चुका है, हम अब और सख्त शर्तों पर बातचीत करेंगे और जवाब कूटनीतिक नहीं होगा, यानी आगे सैन्य कार्रवाई के संकेत हैं। लेख कहता है, असल में शांति प्रक्रिया पहले से ही डगमगाती हुई थी। ये घटना उसे बिगाड़ नहीं रही, बल्कि उसकी कमजोरी उजागर कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस अपने कब्जे वाले 20% यूक्रेनी क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाहता। यूक्रेन अपने क्षेत्र को सौंपने को तैयार नहीं। ट्रंप बार बार डील करीब कहते हैं, लेकिन जमीन पर कोई ठोस सहमति नहीं बन रही। इसलिए एक विशेषज्ञ के शब्दों में डिरेल को करने को कुछ था ही नहीं। अल जजीरा का लेख हमें समझाता है, शांति वार्ताओं की सबसे बड़ी बाधा ये हमला नहीं है, बल्कि दोनों देशों के लक्ष्य एक दूसरे से टकराते हैं और एक कथित ड्रोन हमला उसी टकराव का नया राजनीतिक अध्याय है। ये लेख हमें बताता है, यूक्रेन रूस युद्ध अब सिर्फ मोर्चे पर नहीं, बल्कि कथाओं, आरोपों और कूटनीतिक दबाव की जमीन पर भी लड़ा जा रहा है और पुतिन के घर पर कथित हमला उसी बड़े संघर्ष की एक और चाल है, जहां शांति की बात हो रही है, लेकिन बंदूकें अब भी बोल रही हैं। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.